दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर फार्मर एंड द डैकोइट। क्या मतलब हुआ? क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द क्लेवर फार्मर मतलब कि चालाक किसान, और डकैत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन नाइट अ फार्मर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ कैटल फेयर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर कोई क्रिया पास्ट में चल रही हो, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वन नाइट मतलब कि एक रात। आ फार्मर वॉज रिटर्निंग होम मतलब कि एक किसान घर वापस लौट रहा था। फ्रॉम आ कैटल फेयर। कैटल फेयर का मतलब होता है पशु मेला, जहाँ पर पशु वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं उसे कैटल फेयर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पशु मेला। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन नाइट अ फार्मर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम आ कैटल फेयर मतलब कि एक रात एक किसान घर वापस लौट रहा था पशु मेले से घर वापस लौट रहा था। ही बॉट आ बफलो फ्रॉम देयर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये बाय की सेकंड फॉर्म है BOUGHT, बॉट। और जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉट। तो क्या मतलब हुआ? ही बॉट अ बफलो फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही बॉट ए बफलो फ्रॉम देयर मतलब उसने वहाँ से एक भैंस खरीदी। एज ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट अ डेकोइट केम इन फ्रंट ऑफ हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और ये पास की सेकंड फॉर्म है पास्ड थ्रू। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एज ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब कि जैसा कि वो एक जंगल से होकर गुजरा। अ डकोइट केम इन फ्रंट ऑफ हिम, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। अ डकोइट केम इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब उसके सामने एक डकैत, एक डाकू आ गया। चलिए आगे देखिए। ही हैड अ थिक स्टिक इन हिज हैंड। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहां पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ही और थिक का मतलब होता है मोटा, और स्टिक मतलब लाठी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड अ थिक स्टिक इन हिज हैंड मतलब कि उसके हाथ में एक मोटा डंडा तय कर सकते हैं, उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी। ही सैड उसने कहा, हैंड ओवर ऑल दैट यू हैव। और दोस्तों, हैंड ओवर का मतलब होता है किसी के हवाले कर देना, सौंप देना। और ये जो ही है वो डाकू के लिए यूज़ किया गया। ही सैड मतलब कि उसने कहा हैंड ओवर ऑल दैट यू हैव मतलब आपके पास जो भी है वो मुझे दे दो, मुझे सौंप दो, या फिर कह सकते हैं मेरे हवाले कर दो। चलिए आगे देखिए। द फार्मर गॉट स्केयर्ड एंड गेव हिज मनी टू द डेकोइट।
दोस्तों ये जो वर्ड है स्कैर्ड, ये एक एडजेक्टिव है, और जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको किसी सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, और ये यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है सपोर्टिंग वर्ब के रूप में, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, और गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। तो क्या मतलब हुआ, द फार्मर गॉट स्केयर्ड, मतलब जो किसान था वो घबरा गया, स्केयर्ड मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, घबरा जाना। द फार्मर गॉट स्केयर्ड, जो फार्मर था, जो किसान था, वो डर गया। एंड गेव हिज मनी, और उसने अपने पैसे दे दिए, टू द डेकोइट, डकैत, डाकू को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द फार्मर गॉट स्केयर्ड एंड गेव हिज मनी टू द डेकोइट, मतलब किसान घबरा गया, डर गया, और उसने अपने पैसे डाकू को दे दिए। चलिए आगे देखिए। एज ही टर्न्ड टू गो, और टर्न का मतलब होता है मुड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। एज ही टर्न्ड टू गो मतलब जैसे वो जाने के, मतलब जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा। द डेकोइट सेड, डाकू ने कहा, गिव मी द बफलो टू, और दोस्तों TOO इसे टू पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है भी। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं कि भी के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, जिसकी स्पेलिंग है TOO। तो इस, और ये जो हमारा वाक्य है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर किसी को कुछ करने को कहा जाता है, आदेश दिया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है, जहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है बिना किसी सब्जेक्ट को यूज़ किए, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एज ही टर्न टू गो द डेकोइट सेड, मतलब जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, द डेकोइट सेड, डाकू ने कहा, गिव मी द बफलो टू, मतलब मुझे भैंस भी दे दो। चलिए आगे देखिए। वाई आर यू टेकिंग इट अवे, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यदि वो वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो उसे आगे मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और ये जो वाई है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो जब आप किसी वाक्य के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड को भी मेंशन करना चाहते हैं तो उसे आपको पहले मेंशन करना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वाई का मतलब क्यों, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वाई आर यू टेकिंग इट अवे, मतलब आप इसे क्यों ले जा रहे हो। द फार्मर हैंडेड ओवर द बफलोज रोप, और यहाँ बफलो के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की, जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। और रोप का मतलब रस्सी, तो इसका क्या मतलब हुआ, द फार्मर हैंडेड ओवर द बफलोज रोप टू द डेकोइट, मतलब किसान ने जो भैंस की जो रस्सी थी वो डाकू को सौंप दिया, कह सकते हैं डाकू के हवाले कर दी। चलिए आगे देखिए। देन द फार्मर सेड, क्या मतलब हुआ, देन द फार्मर सेड, फिर किसान ने कहा, यू हैव टेकन एवरीथिंग ऑफ माइन, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और ये टेक की थर्ड फॉर्म है, टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले जाना, और ये थर्ड फॉर्म है टेकन। तो फार्मर ने क्या कहा, यू हैव टेकन एवरीथिंग ऑफ माइन, मतलब इस लाइन का क्या मतलब हो कि आपने मेरा सब कुछ ले लिया है। कैन यू गिव मी योर स्टिक, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा इंट्रोगेटिव का वाक्य है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, कैन यू गिव मी योर स्टिक, मतलब क्या आप मुझे अपनी लाठी, या कह सकते हैं क्या आप मुझे अपना डंडा दे सकते हो। चलिए आगे देखिए। वाई डू यू नीड इट, और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और ये जो वाई है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या मतलब हुआ, वाई डू यू नीड इट, मतलब आपको इसकी ज़रूरत क्यों है। द डेकोइट आस्क्ड, मतलब डाकू ने पूछा। चलिए आगे देखिए। माई वाइफ विल बी प्लीज्ड दैट
एट लीस्ट आई गॉट अ स्टिक फ्रॉम द फेयर। क्या मतलब हुआ? तो उसने किसान ने क्या जवाब दिया? माई वाइफ विल बी प्लीज, मतलब जो मेरी पत्नी है, जो मेरी पत्नी है, विल बी प्लीज, मेरी पत्नी खुश होगी कि दैट एटलीस्ट आई गॉट ए स्टिक फ्रॉम द फेयर, कि कम से कम मैं एक स्टिक, एक लाठी, जो एक डंडा जो है वो लेके आया, लाया कहाँ से? फ्रॉम द फेयर, मेले से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? जब डाकू ने उससे पूछा कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों है, तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरी जो वाइफ है, जो मेरी पत्नी है, वो खुश होगी कि कम से कम मैं मेले से एक लाठी तो लाया। चलिए आगे देखिए। द डकॉइट गेव द स्टिक टू द फार्मर, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव, GAVE, गिव मतलब देना, और ये सेकंड फॉर्म है। और आप इसकी थर्ड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं, GIVEN, थर्ड फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द डकॉइट गेव द स्टिक टू द फार्मर, मतलब डाकू ने किसान को स्टिक, मतलब वो जो डंडा था, वो जो लाठी थी, वो किसान को दे दिया। चलिए आगे देखिए। इमीडिएटली द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डकॉइट विद द स्टिक। क्या मतलब हुआ? इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डकॉइट, और दोस्तों इस वाक्य के अंदर स्टार्टेड का प्रयोग किया गया, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा, लगी, लगे जैसा शब्द आए, तो वहां पर इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जहां पर सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप वाक्य बनाना चाहते हैं जैसे वह दौड़ने लगा, तो आपको सिंपली क्या लिखना है? सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्टेड और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मान लीजिए आपका ये वाक्य है वह दौड़ने लगा, तो इसका सेंटेंस क्या होगा? ही स्टार्टेड रनिंग। तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों अपने वाक्य पर आते हैं, उसका मतलब देखते हैं। इमीडिएटली द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डकॉइट, मतलब तुरंत जो किसान था वो डाकू को पीटने लगा विद द स्टिक, लाठी से। और दोस्तों यहाँ जो विद है, विद का आमतौर पर मतलब आपने सुना होगा, विद का मतलब साथ होता है, लेकिन ये एक कंजक्शन है, और कई बार जब हम कंजक्शन को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं, इसका मतलब है से। विद द स्टिक मतलब लाठी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इमीडिएटली द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डकॉइट विद द स्टिक, मतलब तुरंत किसान डाकू को लाठी से, मतलब लाठी से क्या कह सकते हैं, डंडे से पीटने लगा। चलिए आगे देखिए। द डकॉइट रन ऑफ टू सेव हिज लाइफ, और ये रन की सेकंड फॉर्म है, और जब रन के साथ ऑफ लगाया जाता है तो उसका मतलब होता है तेजी से भागना, और ये सेकंड फॉर्म है रन ऑफ। द डकॉइट रन ऑफ टू सेव हिज लाइफ, मतलब जो डाकू था वो दौड़ पड़ा अपने जीवन को बचाने के लिए। लीविंग द बफलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड, लीविंग मतलब छोड़ते हुए, किसे छोड़ते हुए? द बफलो, भैंस को, एंड द फार्मर्स मनी, और किसान के पैसों को, बिहाइंड, पीछे छोड़ते हुए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द डकॉइट रैन ऑफ टू सेव हिज लाइफ, लीविंग द बफलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड, मतलब जो डाकू था वो दौड़ पड़ा अपने जीवन को बचाने के लिए, और अपने पीछे भैंस को और किसान के पैसों को अपने पीछे छोड़ते हुए भागने लगा। चलिए आगे देखिए। सो द फार्मर सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज बिलोंगिंग्स टू, और बिलोंगिंग का मतलब होता है सामान। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो इसलिए द फार्मर सेव्ड हिमसेल्फ, जो किसान था उसने खुद को बचा लिया, एंड हिज बिलोंगिंग्स टू, और उसने अपने सामान को भी बचा लिया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। थिंक हाउ टू सेव लाइफ इन डेंजरस सिचुएशंस। क्या मतलब हुआ? थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक हाउ टू सेव लाइफ मतलब कि सोचो जीवन को कैसे बचाया जाए, जिंदगी को कैसे बचाया जाए इन डेंजरस सिचुएशन, मतलब खतरनाक परिस्थितियों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि खतरनाक स्थितियों में जीवन को कैसा बचाया जाए, इस बारे में सोचो। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, प्लस जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।